अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली मुर्शिद। आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नई वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करा चुके हैं। इसके साथ ऑब्जेक्टिव और गेस क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा प्ले लिस्ट पे और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं या क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो इजी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं आप लोग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हम पहले ही बता देते कि हमारे चैनल से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, गंधार राज्य में स्थित है। तक्षशिला गंधार राज्य में स्थित है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ये भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, पहले ही हम बोल देते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, बाण भुट्टे की रचना बंदवाड़ी में किस शासक का वर्णन मिलता है? देखिए एक किताब है बाण भुट्ट की रचना। देखिए बाण भुट्ट एक किताब है, इसकी रचना देखिए बाण भुट्ट की रचना कंदावड़ी में किस शासन का वर्णन मिलता है? मतलब ये बाण भुट्टा की किताब है, इसका रचना है बंदावाड़ी में किस शासन का वर्णन मिलता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, हर्षवर्धन का मिलता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। चीनी यात्री फहयान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फहयान किस शासक के काल में भारत आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। समझ में आ गया ना आप लोग को? चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? देखिए पहले भी हम पढ़ा दिए, अशोक अभिलेख से जुड़े हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 40 अभिलेख प्राप्त हुए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ब्राह्मी लिपि मतलब भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग क्लास 12 और 10 दोनों के पढ़ाते हैं। इसमें खास करके उर्दू भी अच्छी तरह से पढ़ाई होती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। देखिए सभी चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया था? कहा कह रहा है कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन किस अभिलेख में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्लियर? चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये भी हम पढ़ा चुके हैं। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, उदयन ने बनाया था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जीविका के वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? देखिए जीविका के वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, तक्षशिला से। देखिए अगर थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाता आप लोग देख सकते हैं, सीधा क्लियर लिखा हुआ तो कोई दिक्कत आप देख के पढ़ सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की ओर।
किसने कहा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, कौटिल्य ने कहा था। समझ में आ गया ना, कौटिल्य ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जरासंध का संबंध किस वंश से है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जरासंध का संबंध किस वंश से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, विरध विरहद्र विरहद्रथ वंश से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देख सकते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। थोड़ा बोलने में मिस्टेक होता है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को हम फिर से बता देते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं हिस्ट्री का। इससे पहले हम क्लास 12th का पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर करा चुके हैं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करा चुके हैं। और आप लोग पहली बार है तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शाक्य संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शाक्य संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 78 ईस्वी से शाक्य संवत की शुरुआत। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी। तांबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। विश्व में विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन है। तांबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय मुंह से निकल गया। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, श्रवण बेलागोल में। श्रवण बेलागोल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। देखिए अब अगर एग्जाम में पूछ दे कि मेगास्थनीज कहाँ आया था, तो पाटलिपुत्र आया था। समझ में आ गया। मेगास्थनीज कहाँ आया, पाटलिपुत्र आया। कहाँ मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का। मेगास्थनीज की कहाँ मतलब किस, देखिए मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, सल्यूकास्ट के यूनानी राजा सल्यूकास्ट के राजदूत के रूप में आया था मेगास्थनीज। समझ में आ गया। कहाँ आया था, पाटलिपुत्र आया था। एग्जाम में पूछ दे मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, गंगा सोन। क्लियर, गंगा और सोन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका कहाँ के रहने वाला था, यूनान के रहने वाला। और किसका राजदूत था, सेल्यूकास्ट का। इंडिया मतलब कहाँ पे आया था, पाटलिपुत्र में। क्लियर। अगर आप में पूछ देता मेगास्थनीज किस शासक के शासन के काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। क्लियर। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। देखिए फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। किसने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिंबिसार ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई। देखिए ऋग्वेद, इसे हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। वैदिक काल का रचना कब हुआ था। वैदिक काल का रचना 1500 से 600। तो आप देखिए ऋग्वेद का हो गया 1500 से 600 हो सकता है। देखिए क्या देता है इसमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऋग्वेद की रचना 1000 से 800। देखिए हम पहले अपराधी वैदिक काल का मतलब शुरुआत कब से हुआ था, 1500 से 600। और
1500 काल है, जिसको 2 भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। तो उत्तर वैदिक या उत्तर वैदिक काल, यहाँ देखिए सॉरी, ऋग वैदिक का पूछा था, ऋग वैदिक का हो गया 1000 से 800 ईसा पूर्व। क्लियर। अगर किसी को दिक्कत आप लोग कमेंट करिए, इसको हम सही कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र है? ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया 1028 सूत्र है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। वेदांग की संख्या क्या है? वेदांत की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। वेदांग लिखा है, वेदांग की संख्या 6 है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर, 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। आज का ये क्वेश्चन लास्ट है, फिर से हम आप लोग को बता देते हैं। अगर आप लोग अगर मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो आप लोग को एक ही ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। और एक बात और बता देते हैं, इस चैनल पे 12th और 10th दोनों का पढ़ाया जाता है, खास करके उर्दू अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संलेखन संबंधित है, देखिए संलेखन संबंधित, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। संलेखन जैन धर्म से संबंधित है। संलेखन क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए संलेखन जैन धर्म से संबंधित, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।